चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर, कलम से क्रांति। हैप्पी होली सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे एग्जामपुर परिवार की तरफ से होली के रंगों के त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ये रंग आपके जीवन में भी आए जब आप एग्जामिनेशन में जाएं 7 मई को, तो वहां पर एग्जाम से निकलकर आप होली मनाएं। किसका? तो प्री सिलेक्शन की होली मनाएं, मिशन 1000 सिलेक्शन के तहत। चलिए, एक दिन भी आपके क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आज भी जुड़ा हुआ हूं, भले ही रिकॉर्डिंग क्लासेस के थ्रू जुड़ा हूं आप सभी प्यारे बच्चों से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का, एग्रीकल्चर इन बिहार एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इन बिहार। पशुपालन बिहार में और एग्रीकल्चर इन बिहार, इसको देखेंगे। हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का। आइए शुरू करते हैं क्लास को, डिले ना करें। तो बिहार में कृषि की यदि हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए, बिहार के लोगों के जीवन बसर के लिए कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे में आपका जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था को न केवल आधार प्रदान करता है, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए लोगों के भोजन के लिए क्या चाहिए? हमें जीवन निर्वाह करने के लिए, भोजन के लिए अनाज चाहिए। तो अनाज का सर्वप्रमुख उत्पादक होगा। यहां पर क्या होंगे? अनाज की अच्छी खासी पैदावार होगी। बिहार की अर्थव्यवस्था की और कृषि की ये विशेषता है कि ये जीवन निर्वाह मूलक कृषि पर आधारित है। बिहार की आबादी के लगभग 80% लोग कृषि कार्यों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। लगभग कितनी आबादी? तो लगभग 80% आबादी हमारे कृषि पर निर्भर करती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर करती है। कृषि और पशुपालन को देखें हम, तो ये हमारे प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियां हैं। कृषि को हम किसमें रखते हैं? तो अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें तो प्राथमिक क्रियाकलाप में रखा जाएगा। यदि हम इसके आर्थिक महत्व को देखें तो कृषि क्या करती है? तो कृषि बिहार की जीडीपी में, जीएसडीपी में कृषि का हमारा योगदान तकरीबन 18 से 19% योगदान करती है। और सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा लोग इसी में काम करते हैं। इसके अलावा कृषि पर बहुत सारे उद्योग आश्रित हैं। ये कच्चे माल उपलब्ध करवाते हैं। लोगों के पोषण के लिए कृषि का महत्व है। लोगों के पोषण के लिए भी कृषि का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हम बात करेंगे तो बिहार में कृषि क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों हो जाती है, तो ये सारे कारण हैं। हमारे प्रदेश की यदि जनसंख्या देखी जाए, बिहार की कुल आबादी कितनी है? तो 10.41 करोड़ आबादी है। इतने लोग हैं और इनके पेट भरने हैं, भरण पोषण करना है। साथ साथ हमें क्या करना है? तो कुपोषण की समस्याओं से भी लड़ना है। तो उसके लिए हमें कृषि के क्षेत्र में लगातार क्या करना है? विकास करना है, कृषि को उन्नत बनाना है और कृषि पे आधारित उद्योगों का विकास करके बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। इसलिए भी हमें एग्रीकल्चर को पढ़ना और समझना जरूरी हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम आगे चलें। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है आज का? बिहार को कृषि एवं जलवायु के आधार पर कितने कृषि क्षेत्रों में, कितने एग्रीकल्चर जोन में डिवाइड करते हैं, कितने एग्रीकल्चर जोन में डिवाइड करते हैं, ये हमारा है पॉइंट। तो बिहार को यदि हम देखें, जलवायु वाला टॉपिक हमने अच्छे से आपको कवर करवाया था। तो बिहार की यदि जलवायु पर चर्चा करें तो बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? बिहार की टोटल जलवायु हमारा आ जाता है। बिहार की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो इसकी विशेषता क्या होगी? तो मानसूनी जलवायु की अपनी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता क्या होगी? तो तापमान, टेम्परेचर हाई होंगे। रेनफॉल, वर्षा की मात्रा क्या होगी? तो वर्षा की मात्रा भी अच्छी खासी होगी। बिहार में औसत वर्षा की मात्रा कितनी है? 125 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है। और इसके कारण हमारे प्रदेश में खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त आदर्श दशाओं का निर्माण होता है।
तो अब हम फिर चर्चा करते हैं आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन पर। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मैप पर ले चलूंगा कि बिहार को कितनी जलवायु प्रदेश में बांटते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश पर एक तो जलवायु के आधार पर आपने देखा, क्लाइमेट के आधार पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, लेकिन एग्रीकल्चर के आधार पर कितने क्लाइमेटिक जोन में हम बिहार प्रदेश को बांटते हैं वो देखिएगा। चलिए आइए आ जाए, हम देखें, बात करें आपसे तो कितने जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। तो यहां पर एक मैप है आपके लिए, ये रहा आपका मैप। क्या है मैप, ये देख लीजिए आप लोग। तो ये मैप है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन का, ये मैप है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, कृषि जलवायु प्रदेश 1। कृषि जलवायु प्रदेश 1 के अंतर्गत हम बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों को रखते हैं। उत्तर पश्चिमी जिले पश्चिम चंपारण से लेकर यहां ये वाला जो आपका रीजन है, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में रखा जाएगा, कृषि जलवायु प्रदेश 1 में रखा जाएगा। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, आपके वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज और बेगूसराय, इतने जिले आ जाते हैं। यहां पर आपकी वर्षा की मात्रा औसत से कम होगी, वर्षा की मात्रा औसत से कम होगी, तापमान ज्यादा होगा, और इसके अलावा पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। यहां पर आपको खरीफ और रबी दोनों प्रकार के फसलें मिलेगी। खरीफ और रबी की फसलें अच्छी पैदावार देगी। इसके बाद बिहार का जो दूसरा क्लाइमेटिक डिवीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन सेकेंड, वो क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2। तो उत्तर पूर्वी बिहार के जो जिले हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हम रखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में। यहां पर क्या होगा, तो तापमान ज्यादा होगी, वर्षा की मात्रा, रेनफॉल क्या होगा, तो रेनफॉल एवरेज से ज्यादा होगा, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगा। यहां पर वर्षा कितनी हो जाएगी, तो 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होगी, औसत वार्षिक वर्षा। यहां पर नवीन जलोढ़ प्रकार की मृदाएं होगी, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। वहां पर जहां पुरानी जलोढ़ है, यहां नवीन जलोढ़ मृदाएं पाई जाएगी। लेकिन इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो कंडीशन दे रहा है, तो ये क्षेत्र होना क्या चाहिए, आदर्श दशाओं में दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। लेकिन यहां पर कुछ नदियां हैं जो प्रतिवर्ष क्या करती है, कुछ नदियां हैं कोसी और महानंदा दोआब के बीच अवस्थित होने के कारण प्रतिवर्ष ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है, और बाढ़ की चपेट में होने के कारण यहां पर खरीफ की पैदावार बम्पर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा कृषि का विकास नहीं हो पाया है। और उसके साथ साथ ही क्या हुआ है, बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा है, उसके कारण ही यहां पर कृषि के साथ साथ आर्थिक विकास की भी रफ्तार कम है। तो ऐसे में इस क्षेत्र का विकास करना है, तो इस क्षेत्र में जो आपदा है, बाढ़ की समस्या है, उसका हमें समाधान करना होगा। यदि बाढ़ की समस्या का समाधान यहां पर इन क्षेत्रों में हमने कर दिया, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र बन जाएगा, सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला। इसके बाद हम देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 दक्षिणी बिहार के जो जिले हैं, दक्षिणी बिहार के जो ये जिले हैं, ये देखिए दक्षिणी बिहार के जिलों को हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 में रखते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन को फर्दर दो भागों में, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा किस पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 का भाग ए, तो बिहार राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिले जो भी है, सदर्न वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो हमारे प्रदेश का बिहार का है, जैसे हम बात करें बक्सर, भोजपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद, गया, नवादा और नालंदा आदि जिलों, जहां पर वर्षा सबसे कम प्राप्त होगी। यहां पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, बिहार में सबसे कम रेनफॉल होगा। टेम्परेचर तो पूरे बिहार में हाई रहेगा, रेनफॉल क्या होगा, तो
एवरेज से कम रेनफॉल रिसीव करेगा, जिसके कारण यहां पर आप देखिएगा जल की क्या होगी, समस्या होगी, जल की उपलब्धता कम होगी, सूखा प्रभावित क्षेत्र रहेगा। तो यहां पर जो कृषि का विकास होगा उसके लिए सिंचाई के साधनों की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो इन क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा, तो मोटे अनाज, दलहन आदि की पैदावार मिलेगी। लेकिन यहां पर आप देखिएगा ये जो गंगा के तटवर्ती जिले हैं, गंगा के तटवर्ती जिले, वहां पर पुरानी जलोढ़ प्रकार की मृदा, करेल केवाल मिलेगी, जिसमें रबी और खरीफ की दोनों प्रकार की फसलें होंगी। इसके बाद आपका आ जाता है सबसे लास्ट वाला एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 में उत्तर दक्षिण पूर्वी जिले आ जाएंगे। दक्षिण पूर्वी, सदर्न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, सदर्न ईस्टर्न बिहार में आपको किस तरह की जलवायु मिलेगी, तो यहां पर वर्षा की मात्रा ठीक होगी, एवरेज रेनफॉल अच्छी खासी होगी, अच्छी होगी। बाकी सेम विशेषताएं होंगी, पुरानी जलोढ़ प्रकार की मृदाएं मिलेगी। इसके कारण यहां पर भी भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय जिले में भी अच्छा रेनफॉल रिसीव किया जाएगा, और इसके कारण खरीफ और रबी दोनों प्रकार की यहां पर फसलें बहुत अच्छी होगी। ये था आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन। हम कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटते हैं बिहार को, तो 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बिहार प्रदेश को बांटा जाता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद हम चलेंगे आगे, अपने सवाल पर लौटेंगे। अगले सवाल पर हम अपने टॉपिक पर लौटे वापस से, एग्रीकल्चर इन बिहार पर कुछ सवालों के माध्यम से हम करते चलेंगे इन चीजों को। विशेष रूप से यहां पर आ चलते हैं। हम अभी यहां पर थे बिहार में कृषि की जलवायु को देखते हुए। अब आइए यहां पर एक मैप में कुछ बातें बताऊं आपको। बिहार में एक मैप के माध्यम से आप देखिए, ये जो आपके सामने मैप है, उम्मीद करता हूं चीजें दिख रही होगी, कौन कौन सी फसलें किन क्षेत्रों में होती है वो देख लीजिए। बाकी कृषि पर भी चलेंगे ही। देखिए आपका क्या है, मेज, मक्का, मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो मक्का यहां पर देखिए दिख रहा है कटिहार में। कटिहार के अलावा यहां पर ये वाला एरिया जो आता है आपका बेगूसराय, दरभंगा वाला एरिया, दक्षिणी बिहार में भी मिलेगा, बक्सर में, गोपालगंज में, ये इस तरह से आपको दिख रहे हैं। और यदि नहीं दिख रहे हैं तो मैं तितली बनाकर जरूर दिखाऊंगा, तितली उड़ना भी बहुत जरूरी है। चलो आ जाते हैं हम सवालों पर। बिहार में कृषि ऋतुएं, बिहार में हमारा क्या है, कृषि ऋतुएं। यहां से प्रश्न हो गई। अब आइए देखते हैं बिहार में कुल कितनी कृषि ऋतुएं पाई जाती है। हमारा क्या है बिहार में, एग्रीकल्चर ऋतुएं। तो बिहार में कुल कितने कृषि ऋतुएं पाई जाती है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कृषि ऋतुओं की मैं बात करूं तो 3 प्रकार की कृषि ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी कृषि ऋतुएं पाई जाती है, तो एक आपका है खरीफ की फसल। खरीफ के अलावा आपका मध्यवर्ती भाग होता है, मध्यवर्ती छोटे आपकी ऋतु है जायद, और फिर रबी ऋतु। रबी ऋतुएं, ये 3 कृषि ऋतुएं पाई जाती है हमारे बिहार में और भारत में। खरीफ का समय क्या होता है, तो ये जून जुलाई से लेकर, जून जुलाई के महीनों में इसकी बुआई होती है खरीफ की फसलों की, और कटाई कब होगी, तो दिसंबर से जनवरी में। दिसंबर जनवरी के महीने में इसकी कटाई होती है, दिसंबर से जनवरी के महीने में। और इन महीनों को आप देखिएगा तो मानसून के आगमन से खरीफ की बुआई प्रारंभ होगी। मानसून जून में भारत में इंटर करती है, बिहार में इंटर करती है। तो जून के महीने से क्या होगा, हमारा बुआई होगी खरीफ की। और इस समय तापमान भी अच्छी खासी होती है, टेम्परेचर भी हमारे बिहार के मैदानी भागों में अच्छा खासा होगा। तो ऐसे में हमारे प्रदेश में फसल ये बुआई की जाएगी, और काटा कब जाएगा, तो जब मानसून लौट जाएगा। पूरा मैदानी भाग पछुआ पवन के प्रभाव में रहेगा। शीत ऋतु में इसकी कटाई होती है, ठंडे के शुरुआत में, शीत ऋतु के प्रारंभ में इसकी कटाई हो जाती है बिहार में। और इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी होगी, यहां पर टेम्परेचर हाई होगा, इस महीने में रेनफॉल ज्यादा होंगे। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो जाएगी खरीफ की, तो प्रमुख फसलों में आ जाएगा आपका धान, धान के अलावा गन्ना, गन्ना के अलावा मक्का, मक्का के अलावा और भी आपके कुछ फसल हो जाएंगे, धान, गेहूं, मक्का। मक्का के अलावा हम देखें तो केले का उत्पादन होगा।
केला अच्छा खासा होगा इस सीजन में। तो ये सारे आपके फसलें हो जाएंगे खरीफ के। खरीफ के बाद हम देखेंगे रबी को। खरीफ के बाद आप रबी के ऋतु को देखें तो जैसे ही ये फसल खरीफ के क्रॉप कटेंगे तो अगला हमारा रबी का बुआई का सीजन प्रारंभ हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में रबी की बुआई होगी और इसकी कटाई कब होगी तो मार्च अप्रैल महीने में। मार्च या अप्रैल महीने में ये अपेक्षाकृत छोटी अवधि की क्या है फसलें हैं। किसकी अपेक्षाकृत? खरीफ की अपेक्षाकृत। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा तो बिहार के मैदानी भागों में टेम्परेचर कम होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी, रेनफॉल क्या होंगे कम होंगे। और क्या दिखेगा आपको प्रमुख फसलें कौन कौन सी होगी तो प्रमुख फसलें हमारे प्रदेश में बिहार में रबी की प्रमुख फसलें हो जाएंगी गेहूं, व्हीट के अलावा जौ, गेहूं जौ, इसके बाद चना मसूर, सरसों, तीसी इत्यादि। तीसी आदि क्या होंगी प्रमुख फसलें होंगी किस सीजन की रबी की। इसके बाद जो आपका बीच का महीना बचता है, बीच के महीनों में जायद की फसलें होती है। मध्यवर्ती जो 2 महीने का समय बच रहा है यहां आप देखिए कौन सा तो मई और जून का जो महीना बच रहा है इसमें हम छोटे फसलें मुख्य रूप से बागवानी फसलें हॉर्टिकल्चर करते हैं। बागवानी फसलें या फिर छोटे आपके दलहन है उसका उत्पादन किया जाता है। तापमान ज्यादा होगा, रेनफॉल कम होंगे, ड्राई वेदर होंगे तो जायद की फसलें ऐसे जगह पर की जाएगी जहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, जहां पर क्या हो सिंचाई के साधन अच्छे हो। इसमें हम क्या उगाते हैं तो कुछ सब्जियां और फलों का उत्पादन होगा और आपके मूंग और उड़द जैसे दाल होंगे। मूंग और उड़द जैसे कुछ दालें होते हैं जो थोड़े समय के लिए फली जिसको कहते हैं फली का उत्पादन होगा जायद के ऋतु में। फली का मूंगफली हो गया या ये भी आपके एक तरह के क्या है फली है, प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है, थोड़े समय में इसका उत्पादन हो जाता है। तो ये 3 कृषि ऋतुएं हमारे बिहार प्रदेश में पाई जाती है। यहां तक क्लियर हो गई होगी बातें। चलिए फिर आगे की तरफ चले, हम आगे की तरफ बढ़ूं मैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जायद की प्रमुख फसलें देखो, अब सवाल क्या आ गया आपके सामने, जायद की प्रमुख फसलें कौन सी है ये आ गया आपका सवाल। और होली है तो होली के रंग में रंगते हुए हमें क्लास को आगे बढ़ाना है। होली के दिन ही आप लोग क्लास कर रहे हैं और बहुत बहुत डेडिकेशन की बात है कि यदि आप होली के दिन क्लास कर रहे हैं तो एक बार फिर से हैप्पी होली। और होली चल रहा है तो पुआ पकवान बन गया होगा, रंग तो जम गया होगा, तो कोई बात नहीं, रंग जम जाएगा। 10 बजे के बाद रंग जमाना है, उसके पहले कर लीजिए। और वैसे भी 10 बजे के बाद ही होली के त्योहार मनते हैं। चलिए, जायद की प्रमुख फसलें कौन सी है बिहार प्रदेश में, जायद की प्रमुख फसलें कौन सी है तो जायद का हमने क्या बताया आपको, मई से जून के महीने में ये फसल होती है। मई से जून रख लीजिए या अप्रैल से जून के महीनों में ये फसल होगी। तो इसमें प्रमुख फसल कौन सा होगा तो हमने बताया था फली होती है, फली होगा। इसके अलावा आपका कौन सा फसल हो जाएगा, फली के अलावा मूंग, मूंग के अलावा उड़द, उड़द के अलावा और कौन कौन सी फसलें हम कह सकते हैं तो सब्जियों का उत्पादन होगा, सब्जियां इत्यादि का उत्पादन होगा। ये सारी प्रमुख फसलें हैं बिहार में किस सीजन के, जायद की ऋतु में। जायद की ऋतु में आपने क्या देखा तो यहां पर आपका टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल कम होंगे, रेनफॉल क्या होगा तो रेनफॉल कम होंगे। ये सारी विशेषताएं हैं। क्लियर हो गई बातें यहां तक? बताइए यस और नो। यदि हो गया तो कमेंट में तेजी से लिखिए। कमेंट में क्या लिखना है तेजी से कि हो गई चीजें क्लियर। बाकी होली का शुभकामनाएं भी लिखना ही आपको और सेशन को लाइक शेयर करके ही रखना है होली के दिन भी। चलो अब देखो हम आगे देखें, बिहार की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार राज्य की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है। बिहार प्रदेश की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसलें, देखिए ऐसा नहीं है कि यदि रिकॉर्डेड क्लास है
तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ जुड़ा नहीं हूं। बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूं और जुड़ा हुआ हूं आप लोगों के साथ, और साथ में हम होली सेलिब्रेट करेंगे 7 मई को। आइए, बिहार की सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल बिहार प्रदेश की, तो बिहार प्रदेश की सर्व प्रमुख यदि पूछा जाए तो बिहार में ज्यादातर हम क्या करते हैं, तो खाद्यान्न के रूप में चावल का प्रयोग करते हैं। एकदम दाल भात चोखा, हर चीज में भात घुस जाता है, घुसता है कि नहीं? तो भात या धान का उत्पादन सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या हो जाएगा? चावल। बिहार के कुल भूभाग पर कृषि योग्य जो भूभाग है उसके लगभग 42% भूभाग पर हम किसका उत्पादन करते हैं? तो चावल का उत्पादन करते हैं। इसको लगभग लगा लीजिएगा, लगभग 42% पर चावल। दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछा जाएगा तो दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारा गेहूं है। कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 28% भूभाग पर हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। वहीं तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा होगा? तो मक्का होगा। यही 3 चीजें हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर निश्चित रूप से यह देखा जा सकता है कि बिहार प्रदेश में लगभग 80% भूभाग पर 80% लैंड एरिया पर क्या करते हैं? हम खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। खाद्यान्न फसलें या कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट जो है उसका उत्पादन होता है 80% भूभाग पर। और इसका प्रयोग क्यों जरूरी है? इसका उत्पादन तो 10.41 करोड़ लोगों को भोजन का जो प्रमुख हिस्सा होता है, मानव भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये सारी फसलें क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। हमारे शरीर के चलने के लिए ईंधन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, तभी हम काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी चलती है। तो इसके लिए पहला काम होता है कि पहले पेट्रोल डीजल का उपाय किया जाए। तो पेट्रोल डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जैसे गाड़ी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है गाड़ी चलने के लिए? तो पेट्रोल या डीजल जरूरी है, ईंधन जरूरी है। तो मानव शरीर का ईंधन क्या है? तो मानव शरीर के ईंधन है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और जो आपके विटामिन और मिनरल्स हैं वो आएगा, जो कि हम ग्रीस या मोबिल कहते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। तो बाकी जो भूभाग है उसमें हम सब्जियों का, फलों का, दलहन तिलहन इत्यादि का उत्पादन करते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे नगदी फसल के रूप में गन्ना, तंबाकू इत्यादि का भी, चाय का भी उत्पादन होगा 80% भूभाग पर। लेकिन क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होगा। यहां तक क्लियर हो गई बातें? चलिए अब आगे की ओर बढ़े हम। बिहार चावल उत्पादन करने वाला जिला, यहां पर कुछ सवाल में क्या हो गया है? लोचा है, उस लोचे को हम सुधार दें। पहले इस लोचे को मैं सुधारूं। बिहार चावल उत्पादन करने वाला, बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बता दीजिएगा कमेंट में जल्दी से। आप लोग क्या होगा ना आंसर कीजिए, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ रहूंगा आपके साथ। कमेंट में आपके आंसर देख रहा होऊंगा, तो कमेंट में आंसर बताइए। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है कौन सा हो जाएगा चावल के उत्पादन करने वाले जिलों में? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होगा आपका रोहतास जिला में। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रोहतास जिला। क्लियर है यहां तक? रोहतास के बाद औरंगाबाद और उसके बाद कैमूर जिले में, ये याद रखिएगा, औरंगाबाद और इसके पश्चात आपका कैमूर जिला है जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। यहां तक यदि क्लियर हो गई हो बातें तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन ले जाइए। ये क्या है? ये उत्पादन करने वाले जिला है, प्रोडक्शन करने वाले जिले की बात है। ये कुल उत्पादन की बात कर रहा है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है? उत्पादकता के मामले में उत्पादकता सर्वाधिक कौन से जिले की है? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में। प्रोडक्टिविटी हाई कहां पर है? पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में या पर हेक्टेयर लैंड पर
कहां पर पैदावार ज्यादा होती है उसको हम उत्पादकता कहते हैं या प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं तो चावल की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी कहां पर होगी, उत्पादकता में भी आपका रोहतास जिला ही अव्वल होगा। उत्पादकता में भी हमारा रोहतास जिला ही क्या होगा, अव्वल होंगे, नंबर 1 पे होंगे। यहां तक बातें हो गई होगी क्लियर। चलिए अब आगे की ओर बढ़े, हम आगे की ओर बढ़ूं मैं तो यहां पर देखिए गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता। आइए दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ये रबी की फसल है, रबी की फसल है ये हमारे प्रदेश में, रबी के सीजन में इसका उत्पादन होता है। और इसमें रबी के सीजन में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा बिहार में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होगा जो कि खरीफ की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए क्या होगा, तो ये रबी की फसलों के लिए वरदान साबित तो होता है। यहां पर हम देखें सर्वाधिक उत्पादकता पूछा है। दो तरह के प्रश्न बनते हैं एग्रीकल्चर से, एक क्या, तो एक बनेगा आपका प्रोडक्शन और दूसरा क्या बनता है, तो दूसरा बनेगा आपका प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में कौन सा अव्वल है ये देखना है आपको। प्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं पहले, तो प्रोडक्शन में हमारा पहले स्थान पर गेहूं में भी कौन सा आ जाएगा, रोहतास आ जाएगा। गेहूं में भी रोहतास आ जाएंगे। दूसरे पर आप देखिएगा तो दूसरे पर आपका मुजफ्फरपुर शहर आ जाएगा, मुजफ्फरपुर जिला आएगा, मुजफ्फरपुर, दूसरे पर मुजफ्फरपुर आ जाएगा। और तीसरे स्थान पर उत्पादन में, कुल उत्पादन में कौन आ जाएगा आपका, सीतामढ़ी आ जाएगा, सीतामढ़ी आ जाएगा ये। इसके बाद हम देखेंगे कुल उत्पादकता, इसके बाद उच्च उत्पादकता की बात करें या प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो जिला होगा कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका बेगूसराय जिला। कौन से जिले में गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, तो बेगूसराय जिला। ये भी याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये सारे आपको याद करके जाने हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या तो 7 को या 14 को। चलिए फिर आगे की ओर चर्चा को ले चले हम। तो आगे आप देखिएगा बिहार के कुल कितने भूभाग पर मक्का की पैदावार होती है, कितने भूभाग पर मक्का की खेती होती है, कितने भूभाग पर हम क्या करते हैं, मेज या मक्का की खेती करते हैं। ये सवाल तो हमने बताए हैं आपको, आज ही बताया, अभी बताया है। कितने प्रतिशत भूभाग पर, 10% भूभाग पर हम मक्का की पैदावार करते हैं, मक्का का उपज करते हैं। मक्का की हम याद करें बात, तो बिहार में मक्का का उत्पादन खरीफ में भी होता है, खरीफ के अलावा रबी में भी होगा, और जायद में भी मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। जायद के ऋतुओं में भी हम मक्का को बोते हैं। तो ये 12 मास इसका उत्पादन होते रहता है हमारे प्रदेश में। मक्का का प्रयोग आप देखते होंगे भोजन में तो करते ही हैं, रोटी वोटी बनाने में। इसके अलावा आजकल इसका औद्योगिक प्रयोग बढ़ गया है और हाल फिलहाल में हमारे बिहार सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर पॉलिसी बनाई है। इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2019, उसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट लगाए जाएंगे और उस इथेनॉल का जो उत्पादन किया जाएगा बिहार में, किससे किया जाएगा, तो मक्का और गन्ना जैसे जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद, उसका प्रयोग करके ही हम क्या करेंगे, इथेनॉल बनाएंगे और उसका प्रयोग फिर पेट्रोलियम पदार्थों में मिलाकर प्रयोग करने में किया जाएगा। तो मक्का का उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा, प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उद्योग जो लग रहे हैं उसको क्या मिल सके, कच्चे पदार्थ के रूप में मक्का और गन्ना का प्रोडक्ट मिल सके, तभी इथेनॉल बनेगी। तो कृषि एक तरफ क्या हो रहा है, मानव जीवन के, भोजन के केंद्र के, मानव जीवन का या भोजन का हिस्सा है। दूसरी तरफ क्या है, तो ये कच्चे माल के रूप में उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करें मक्का के पैदावार की, तो मक्का के कुल उत्पादन की मैं बात करूं, मक्का का कुल उत्पादन सर्वाधिक कहां होगा, कुल मक्का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होगा, मक्का का कुल उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होगा,
कुल उत्पादन सर्वाधिक कौन से जिले में होंगे? ये एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कटिहार जिले में। कौन सा जिला में रे? कटिहार जिले में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होगा। और सबसे ज्यादा मक्के का मैं कहूं तो सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपौल में। उत्पादन आपके कटिहार में और उत्पादकता कहां पर? तो उत्पादकता आपका हो जाएगा सुपौल जिले में। कौन सा जिले में रे? सुपौल जिले में सर्वाधिक उत्पादकता होगी मक्के की। यहां तक मैं बातें समझा पाया आपको? एम आई राइट? चलिए अब आगे की ओर बढ़े हम। अगले सवाल की तरफ मैं चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी आंसर करते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं लाइव जुड़ा हुआ हूं आप लोगों के साथ, मैं देख रहा हूं। तो आप लोग आंसर करते चलिए कमेंट में। बाकी सेशन को शेयर जैसे आप रोज करते थे वो करते चलना है। चलिए, मक्का का सर्वाधिक उपज किस जिले में है? मक्का का सर्वाधिक उपज किस जिले में है? मक्का का सर्वाधिक उपज किस जिले में होती है? सर्वाधिक उपज किस जिले में होगा मक्के का, ये बताइए। तो मक्का का सर्वाधिक उपज, अभी यही सवाल था हमने, सर्वाधिक उपज मक्का का कौन से जिले में होगा जी? तो ये हो जाएगा आपका कटिहार जिले में। और सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन सा जिला हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा उत्पादकता सुपौल जिले में हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जौ उत्पादन में बिहार का स्थान। बिहार का स्थान, जौ क्या है? एक रबी की फसल है। बिहार में जौ उत्पादन में ये आपके रबी के क्रॉप हैं, जौ, बार्ले जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जौ उत्पादन में बिहार का स्थान यदि हम बात करें तो इस रबी के फसल है। और बिहार में जो टाल मृदा है, जब देखो तितली बन गया, तितली उड़ी और बोर्ड पे आई, ये आइए आपका बटरफ्लाई है हमारा, ये बटरफ्लाई है। यहां पर आप देखते हैं हमारे बिहार में गंगा नदी के जो ये तटवर्ती जिले हैं जहां पर टाल मृदाएं पाई जाती है, तो यहां पर बार्ले का अच्छा खासा पैदावार होगा, सबसे ज्यादा उत्पादन वाला एरिया है। इसके अलावा पूरे उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में भी छिटपुट टुकड़ों में क्या मिलेगा आपको? तो रबी के फसलों के रूप में जौ की बुआई होती है। रबी के फसलों के रूप में जौ की बुआई होती है, उत्पादन होता है। और इसका प्रयोग सतुआ में मिलाकर करते हैं बहुत अच्छे से। सतुआ में, चना के सतुआ में जौ को भी पीसकर मिलाया जाता है, या गेहूं के आटे में जौ को मिलाया जाता है। इसके अलावा बार्ले का प्रयोग बच्चों को पिलाने में भी करते हैं। छोटे जो बच्चे हैं, जो 6, 7, 8 महीने के बच्चे, उनको बार्ले के प्रोडक्ट पिलाए जाते हैं। बार्ले की हम बात करें, उसके उत्पादन में बिहार का स्थान, बिहार भारत का दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सेकेंड स्थान पर है, दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा बिहार। और पहले स्थान पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जौ का उत्पादन या बार्ले का प्रोडक्शन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? सर्वाधिक जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आप लिख लीजिए कहां पर होगा। सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य होगा हमारे बिहार, भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्या करता है? तो जौ का उत्पादन करेगा, बार्ले का प्रोडक्शन करेगा। यहां तक बातें हुई क्लियर? चलिए फिर आगे की तरफ बढ़े, हम अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला हमारा क्या है? सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला। सर्वाधिक दलहन का उत्पादन करने वाला बिहार का कौन सा जिला है? सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला, सर्वाधिक दलहन का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है अपने बिहार में? तो दलहन की मैं बात करूं तो दलहन हमारे राज्य में, एक तो आप जानते हैं प्रोटीन के सोर्स हैं, प्रोटीन के सोर्स है। और भारत में, उत्तरी भारत में दालें जो है ये हमारे भोजन के प्रमुख अंग हैं। दाल भात नाम ही कहां से निकलता है? दाल भात या दाल रोटी ही खाते हैं मुख्य रूप से। जो आम लोग हैं, भारत के गरीब लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो क्या खाते हैं? या तो दाल भात या दाल रोटी। तो ऐसे में दाल का बहुत ज्यादा उपभोग होता है, कंजम्पशन होता है। लेकिन दुविधा देखिए क्या कहते हैं हम इसको, कि हम दाल का उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, ना भारत में और ना ही बिहार में। दाल का जो उत्पादन होता है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स है, उससे कम हो पाता है। दाल के उत्पादन में हम अभी भी आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर पाए हैं।
खाद्यान्न में तो हमने कर लिया। हरित क्रांति कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है 1960 के दशक में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो वहां पर हमने लक्ष्य क्या रखा, तो हमने लक्ष्य रखा खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। तो वो तो आत्मनिर्भरता हमने हासिल कर ली। गेहूं और चावल के आधार पर हमने कृषि का विकास या खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। लेकिन मानव जीवन के लिए संतुलित आहार के रूप में हमें प्रोटीन भी चाहिए, ना केवल कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। प्रोटीन विटामिन के अलावा मिनरल्स भी चाहिए और भी अन्य चीजें चाहिए। तो प्रोटीन का सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला प्रोडक्ट आपके दालें हैं, पल्सेस हैं। और पल्सेस के प्रोडक्शन में आपको बताएं समस्या क्या है, तो वही समस्या हमारे बिहार प्रदेश में भी है। हम आत्मनिर्भर नहीं है। ज्यादातर दालें कहां से आती है, तो बाहर के राज्यों से या विदेशों से आयातित होते हैं और इसके एवज में हमारा बहुत सारा रुपया बाहर भी जाता है। तो प्रयास क्या किया जाना चाहिए, बिहार में भी दलहन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, दलहन का उत्पादन अधिक से अधिक रकबे पर हो, खाद्यान्न पर थोड़ा कम भी यदि हम ध्यान दें तो क्या हो सकता है, दलहन में भी हम आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं, जिससे ना केवल हमारे क्या होंगे, दलहन में आत्मनिर्भरता से हमारे पैसे बचेंगे, बल्कि जो कुपोषण की समस्याएं हैं, पोषण की कमी है, दलहन या प्रोटीन की कमी है जिससे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती है, वो दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं। आइए सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन हमारा पटना जिला करता है। कौन सा जिला करेगा जी, तो पटना में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन होगा, ये याद रख लीजिएगा। कौन सा जिला दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा, ये एकदम याद कर लेना तू बचवा लोग। दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा। और प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी है यदि पूछ ले आपसे प्रश्न, तो बिहार राज्य में प्रमुख दलहन फसल कौन कौन सी है, प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी है, प्रमुख दलहनी फसलों की चर्चा यदि कर ली जाए तो ये भी आपके लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें हम देखें कौन कौन सी है, तू लोग बता दो जरा जल्दी से एक बार बताइए आप लोग। तो इसमें आप जानते हैं चना, चना के अलावा आपका अरहर, चना, अरहर, मसूर, खेसारी, खेसारी के बाद निरहुआ, निरहुआ के बाद रितेश पांडे। तो ये सारे आपके प्रमुख दालें होंगे, है ना। आइए ये सारे आपके प्रमुख क्या है, दाल उत्पाद आपके क्षेत्र हैं, दाल के प्रोडक्ट है। इसमें चना का सबसे बड़ा योगदान होगा और उसके बाद अरहर हो जाएंगे, खेसारी उसारी हो गया आपका। चलिए सर्वाधिक उत्पादकता, ये प्रश्न आपका था, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, तो सर्वाधिक उत्पादन पटना कर रहा है। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा, तो पटना सर्वाधिक उत्पादक। और यदि प्रश्न पूछ ले सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है, प्रोडक्टिविटी कहां पर है, प्रोडक्टिविटी कहां पर है, प्रोडक्टिविटी कौन से जिले में है, तो प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा आपका ईस्ट चंपारण। कौन सा जिला आएगा जी, तो पूर्वी चंपारण। लिख लेना, याद कर लेना, कौन सा जिला है रे बप्पा बबुआ लोग, कौन सा जिला है रे बबुआ लोग, तो ये है आपके पूर्वी चंपारण जिला। चलो इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट चलें आगे। तो आगे देखिए आपका बिहार की सर्वप्रमुख नगदी फसल, नगदी फसल पर आ जाइए आप, कैश क्रॉप्स पर। अभी तक जो आपने देखे वो फसल क्यों उत्पादन हो रहे थे, वो सारे थे आपके खाद्यान्न फसल, जो हमारे भोजन के अंग है, भोजन का हिस्सा है। वो सारी फसलों का हम क्या करते हैं, अपने मानव जीवन को चलाने के लिए, मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए, भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पर ये जो आपके आ रहे हैं नगदी फसल, दो तरह की फसलें होती है। नगदी फसल के उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य ही यही होता है हमारा, नगदी फसल के उत्पादन का उद्देश्य ही क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि हम क्या कर सकें, तो इसको जैसे इसका उत्पादन हो इसको बेचा जा सके बाजार में ले जाकर और आर्थिक लाभ कमाए जाए, कमर्शियल पर्पस से इसका उत्पादन किया जाता है। तो बिहार में हम देखेंगे तो ज्यादातर जो फसलें हैं नगदी फसल, उसका उत्पादन खरीफ के ऋतुओं में होगा। और इसमें कौन कौन सी नगदी फसलें होंगी, प्रमुख पर तो चर्चा करेंगे। तो बिहार में हमारा गन्ना, गन्ना के अलावा आपका चाय, चाय के अलावा तंबाकू,
गन्ना, चाय, तंबाकू, जूट, ये सारे क्या है, नगदी फसलें हैं हमारे प्रदेश में। बिहार में ये सारे प्रमुख नगदी फसलें हैं, ये सारे प्रमुख नगदी फसलें हैं। और इसमें से यदि पूछे आपसे तो सर्व प्रमुख कौन सा है? ये सारे प्रमुख नगदी फसलें हैं, इसमें सर्व प्रमुख कौन सा है? गन्ना सर्व प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना सर्व प्रमुख नगदी फसल है। ये है आपके कौन सा है जी? सर्व प्रमुख में गन्ना है। और गन्ना पर आधारित चीनी उद्योग देखेंगे तो प्रमुख उद्योग भी क्या है? तो चीनी उद्योग को ये आधार प्रदान करता है। गन्ना खरीफ की फसलें हैं और जानते हैं आप सभी कि गन्ना के पैदावार में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले और सर्वाधिक उत्पादकता इत्यादि पर भी हम चर्चा करेंगे। उद्योगों वाले चैप्टर में भी, उद्योग वाला चैप्टर जब मैंने करवाया आप लोगों को तो उसमें हमने चर्चा किया था बिहार में। चलिए आइए आगे बढ़े। गन्ना की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में? चलिए देखिए यही सवाल आ गया। गन्ना की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में होती है? जरा जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में तेजी से आप सभी बच्चे क्या कीजिए, आंसर बताइए हमें। सर्वाधिक उत्पादकता, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कौन से जिले में है? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कौन से जिले में है? किसकी? शुगर केन की प्रोडक्टिविटी कौन से जिले में है? तो ये है आपका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला जिला किशनगंज। कौन सा जिला होगा जी? तो किशनगंज जिले में प्रति हेक्टेयर क्या हो रहा है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होगा। वहीं पर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला हो जाएगा। वहीं पर मैं चर्चा करूं आपको कि गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण जिले में। पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा होगा। और यही कारण है कि बिहार प्रदेश में, बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में ही सर्वाधिक चीनी मिलें अवस्थित है। सर्वाधिक चीनी मिलें कौन से जिले में अवस्थित है? तो सर्वाधिक चीनी की मिलें हमारे इसी जिले में अवस्थित है। चीनी मिलें अवस्थित कौन से जिले में है? तो वेस्ट चंपारण या पश्चिमी चंपारण जिले में होगा। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए फिर आगे की तरफ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा जरूर। और यहां पर चीनी पर जब चल गए हैं, चीनी मिलों पर, तो चीनी मिल से एक सवाल आपसे और बता देता हूं। तो चीनी की मिल की बात करूं तो अंग्रेजों के द्वारा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो वो उसी तरह अंग्रेजों के द्वारा बिहार में पहली बार 1904 ईस्वी में चीनी की मिलें कहां पर खोली गई? तो चीनी की मिल मढ़ौरा में खोली गई। मढ़ौरा या महरौरा कौन सा जिला जी? तो महरौरा या ये हो गया आपका सिवान जिले में। मढ़ौरा या महरौरा सिवान जिले में पहला ये चीनी मिल खोला गया। पहली चीनी मिल कहां पर खोली गई? मढ़ौरा या आपके महरौरा सारण जिले में अवस्थित है। ये कौन से जिले में है? तो सारण जिले में ये अवस्थित है। वहां पर चीनी की मिलें खोली गई थी। और पहला यदि चीनी मिल पूछ लिया जाए तो 1840 ईस्वी में डचों के द्वारा पहला चीनी मिल बिहार में खोला गया था। कहां पर खोला गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। जूट उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान, भारत में स्थान। देखिए अब जूट की बात करें, जूट एक तरह का आपका प्राकृतिक रेशा है। जूट क्या है? जूट एक तरह का आपका प्राकृतिक रेशा है। क्या है? नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। यदि मैं यहां पर आपको बताऊं तो बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा इत्यादि, वहां पर अररिया इत्यादि भी और जिलों को शामिल कर लीजिए, तो वहां पर आपके महानंदा और कोसी नदी दोआब के मध्य, महानंदा और कोसी नदियों के दोआब वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। खरीफ की फसलें हैं और इसका प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका प्रयोग हम करते हैं बोरा बनाने में। बोरा समझते हैं, जो आपके गेहूं चावल जिसमें पैक होते हैं, तो पैकेजिंग बैग बनाने में प्रयोग करते हैं। पैकेजिंग बैग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है।
पैकेजिंग बैग के अलावा इसका प्रयोग रस्सी उद्योग में किया जाता है, मोटे मोटे रस्सियां बनाई जाती है। इसके अलावा अब हम जूट को रिफाइन करके इससे वस्त्र बना सकते हैं, कपड़े बनाए जा सकते हैं, या साथ साथ हस्तकरघा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल चीजें बनाने के लिए, सजावटी चीजों के प्रयोग में ये सारे काम किए जाते हैं जूट से। और बिहार में जूट का अच्छा खासा उत्पादन होगा। बिहार का स्थान जूट उत्पादन में कितना है? तो दूसरा है, भारत में दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य अपना बिहार है। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा तो पहला कौन बा, तो पहले पर कौन बा, जरा कमेंट में आंसर बताइए तेजी से। पहले पर बा बिहार, पहले पर बिहार नहीं के बा, पहले पर कौन बा, तो फर्स्ट रैंक पर आपका हो जाएगा। पहले पर आपका यहां पर लिख दूं मैं, आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट रैंक पर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपके पहले स्थान पर हो जाएंगे। यहां तक भी हो गई होगी बातें क्लियर, बताइए यस और नो। यदि हो गई है तो जरा जल्दी से एक बार आप लोग थम्स अप कीजिए। आइए इसके बाद आगे की ओर हम देखेंगे बिहार में तंबाकू उत्पादक जिले। जूट हो गया, आपने गन्ना देख लिया, उसके बाद आएंगे तंबाकू उद्योग पर। तंबाकू उद्योग पर आ जाएंगे तो प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले बिहार में, प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले, बटरफ्लाई पर आ जाइए तो यहां से ही आप कर लीजिएगा चीजें। तो प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिलों की मैं यदि चर्चा करूं तो कौन कौन से जिले आएंगे, यहां से देखिए, बेगूसराय, दरभंगा, इसके अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद यहां पर आ जाएगा आपका वैशाली, वैशाली के बाद आपका यहां पर देखिएगा, इसको वैशाली को थोड़ा बड़ा कीजिए, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये वाला जो एरिया है, ये सारे एरिया कौन कौन क्षेत्र में आ जाएंगे? तो प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले में आ जाएंगे। प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले दरभंगा, दरभंगा के अलावा आपका बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय के अलावा वैशाली, वैशाली जो पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, वैशाली के अलावा आपका समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर आदि, ये वाला जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, ये प्रमुख आपके जिले हैं जहां पर तंबाकू की अच्छी खासी पैदावार होगी। और यहीं पर आप देखिएगा तो तंबाकू से क्या बनते हैं, तो तंबाकू पर आधारित एक प्रमुख उद्योग, सिगरेट उद्योग की स्थापना कहां पर किया गया है? तो ये बेगूसराय जिले के इधर दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जिला है, कौन सा जिला है? तो ये आपका मुंगेर जिला है। मुंगेर जिले के दिलावरपुर नामक स्थान पर, मुंगेर जिले के दिलावरपुर नामक स्थान पर क्या है? तो दिलावरपुर नामक स्थान पर आपको आईटीसी के सिगरेट बनाने के कारखाने हैं। आईटीसी, इंपीरियल टोबैको कंपनी के सिगरेट बनाने के कारखाने कहां पर हैं? तो ये कारखाना आपके मुंगेर में अवस्थित है। क्लियर है बातें यहां तक? बताइए यस और नो। यदि क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ें, आगे की तरफ चलें तो आगे देखिए क्या है आपका, आलू एवं प्याज के उत्पादन में, आलू एवं प्याज के उत्पादन की चर्चा करें तो कौन सा जिला बिहार में अग्रणी है? आलू और प्याज का उत्पादन हमने साथ साथ कर दिया कि आलू प्याज का पराठा बना लीजिएगा एक साथ, क्योंकि दोनों का आंसर एक है। आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। आप आलू और प्याज के उत्पादन की बात करें तो ये आपका जो है दक्षिण के मध्यवर्ती जिले और उत्तर के गंगा नदी के जो तटवर्ती जिले हैं, मध्य गंगा नदी के जो तटवर्ती जिले हैं, पटना, नालंदा, वैशाली, इसके अलावा बेगूसराय, आपके मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा आदि जिले प्रमुख रूप से आलू और प्याज के उत्पादन करते हैं। भागलपुर भी आ जाएगा उसमें, पूर्णिया, मुंगेर भी आ जाएंगे, आलू का उत्पादन होगा। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन आलू प्याज का बिहार में कहां पर होगा? तो नालंदा जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। नालंदा जिला में सबसे ज्यादा आलू और प्याज का उत्पादन होगा। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आलू और प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होगा? सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा आपका, सर्वाधिक उत्पादन इसी जिले में हो जाएगा। यहां तक बताइए क्लियर है बातें, यस और नो? यदि है क्लियर तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए अब आगे की तरफ बढ़िए। हमारा राज्य के कुल फसल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूमि पर, राज्य के कुल
फसल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर हम क्या करते हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर सब्जियां एवं फलों का उत्पादन करते हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। आपने देखा था 80% भूभाग पर हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 80% लैंड एरिया पर हम खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं, और उसमें भी कौन सी, तो 3 ही प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसका उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आगे क्या देखेंगे, तो फलों के उत्पादन की बात करूं मैं बिहार में, तो फलों का उत्पादन लगभग 6% भूभाग पर, मात्र 6% भूभाग पर क्या किया जाता है, फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। फल और सब्जियों का उत्पादन 6% भूभाग पर किया जाता है, कृषि योग्य भूभाग पर। लेकिन यदि मूल्य के लिहाज से देखिएगा, इनके सकल मूल्य के लिहाज से कितनी कीमत है, मूल्य है, तो मूल्य के हिसाब से आप जब देखिएगा इसको, तो लगभग ये हमारे बिहार के कुल कृषि मूल्य का 35% मूल्य के आधार पर 35% योगदान किसका है, तो फलों और सब्जियों का है। फल और सब्जी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आइए इसके बाद हम और आगे की ओर तरफ चले, तो पशुपालन पर आ जाएंगे। चलिए यहां पर फलों से भी कुछ सवाल आपके और एक्स्ट्रा बता सकता हूं मैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कुछ आपको, ताकि आपके एग्जामिनेशन में यदि और भी चीजें पूछी जा सके तो आप उसके आंसर कर सके। यदि हम फलों की बात करें बिहार में, तो फलों में मुख्य रूप से लीची, आम, लीची और केला, ये 3 प्रमुख क्या है, फल हैं जिसका उत्पादन होता है बिहार में। कौन कौन से, आम के अलावा आपके लीची के अलावा और एक कौन सा प्रमुख फल है, तो केला है। इसके अलावा अमरूद का भी उत्पादन अच्छा खासा होगा, अमरूद, पपीता, संतरा भी होगा दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में, थोड़े बहुत क्षेत्रों में, और आजकल नए एक फल हो रहे स्ट्रॉबेरी आदि का भी उत्पादन होने लग गया है बिहार में। स्ट्रॉबेरी आदि का भी क्या होने लग गया है, तो उत्पादन होने लगा है। सभी फसलों में हम यदि बात करें, तो सबसे ज्यादा भूभाग पर सबसे बड़ा हिस्सेदारी कौन से फल की है, तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारे आम की है। आम, कुल जितने फल उत्पादन होंगे उसमें से लगभग 36% पर क्या हो रहा है, 36% पर आम का उत्पादन हो रहा है। दूसरा प्रमुख फसल आ जाएगा आपका केला, 33.5% पर, 33.5% भूभाग पर क्या हो रहा है, तो केले का उत्पादन होगा। प्रमुख फल आम हो जाएंगे, दूसरा प्रमुख हो क्या हो जाएगा, केला, और तीसरे पर लीची हो जाएगा। यहां पर यदि मैं बात करूं कि आम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है, सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाले जिले, मैंगो प्रोडक्शन में जो पहले स्थान पर है, सर्वाधिक आम से पूछा जाए तो दरभंगा, नोट कर लीजिएगा कौन सा जिला जी, दरभंगा। लीची का आपको मुजफ्फरपुर पता है, शाही लीची, मुजफ्फरपुर में आपको लीची मिलेगी, शाही लीची मिलेगी, जिसको जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, शाही लीची। और शाही लीची को क्या दिया गया है, तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब एक बार कमेंट में आप बताइएगा, एक सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं, सभी बचवा कमेंट में आंसर करके तब होली मनाना। क्या है, तो बिहार के कौन सी आम की किस्म है, कौन सा आम है जिसको जीआई टैग दिया गया है, बिहार का वो कौन सा आम है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। आइए इसके बाद हम देखेंगे केला का प्रमुख उत्पादक जिला, तो केला का प्रमुख उत्पादक जिला आपका हो जाएगा कटिहार। कौन सा जिला है जी, कटिहार में केले का सर्वाधिक उत्पादन होगा, केले का। आप सभी लेकिन क्या जानते हैं कि हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध हाजीपुर का केला तो है ही, हाजीपुर में एक अलग प्रकार के केले की किस्म की उपज होती है, आप जानते हैं उसको कहते हैं हम शकरचिनिया केला। और दूसरी तरफ जो आम केला है, हरा कलर का लंबा लंबा साइज वाला, जिसको हम सिंगापुरी केला कहते हैं, वो किस्म, तो सिंगापुरी केले के उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है कटिहार में। वही हाजीपुर जो प्रसिद्ध है वो शकरचिनिया केले के लिए है, और हाजीपुर का जो केला है वो जितना हाजीपुर में प्रसिद्ध नहीं है, उससे ज्यादा भोजपुरी लोकगीत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हाजीपुर का केला। चलिए आइए
इसके बाद हम आ जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री पर, पशुपालन पर। पशुपालन से जुड़े हुए भी कुछ सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ट्रेंड चल रहा है, तो उसको लेकर भी हम चर्चा जरूर करेंगे आपके साथ। पशुपालन पर चर्चा भी करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा आपका अनिवार्य है, तो पशुपालन पर चर्चा किए बिना तो काम चलेगा नहीं। बिहार राज्य में प्रमुख पशुपालन कौन कौन से हैं, कौन कौन से पशुएं हैं जिसका पालन किया जाता है। कृषि के साथ पशुओं का जुड़ाव अभी से नहीं, जब से कृषि का विकास हुआ है तब से पशु और कृषि, पशुपालन और कृषि एक दूसरे पर निर्भर रही है, ये सभी आप जानते हैं। क्योंकि पहले के समय में जो हम पशुओं का प्रयोग करते थे, किसमें करते थे, अभी भी करते हैं, हल बैल के द्वारा ही सिंचाई होती है। आम किसान का जब हम इमेज बनाते हैं अपने जहन में, तो उसमें क्या होता है कि सर पर हल लिया हुआ किसान और बैल को हाँकता हुआ आगे चला जा रहा है, या भैंस को हाँकता हुआ। तो पशुओं का उसमें प्रयोग कृषि में लंबे समय से किया जाता है और वो एक दूसरे पर आश्रित है। तो पशुओं का एक प्रयोग तो कृषि में क्या किया गया, एक साधन के रूप में किया गया। साथ साथ ये जो पशुएं हैं, गाय हो या बैल हो या भैंस के नस्ल है, गाय और भैंस के द्वारा दुग्ध उत्पादन किया जाता है, दूध देती है, उसका प्रयोग हम खुद भी कर सकते हैं और या तो उसको बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, किसानों को एक्स्ट्रा इनकम होती है, अर्निंग होती है। या दूध के अन्य प्रोडक्ट, खोआ बना दिया, दही बना दिया, लस्सी बना दिया, घी निकाल दिया, पनीर फाड़ लिया, तो ये, या रसगुल्ले बना दिए। तो कृषि पर निर्भरता के साथ साथ क्या हो रहा है, कृषि पर जो आश्रित आपके पशुएं हैं उसका पालन करना भी कृषि क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज आती है। या फिर हम कहें तालाब लगाकर मछली पालन किया जा रहा है, मुर्गी फार्म लगाकर मुर्गियां पालन की जा रही है अपने भोजन के लिए, ताकि किसानों की क्या हो, आय बढ़े। तो ये सारा भी कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र आएगा। पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत रहेंगे। और यदि हमें भारत में किसानों की आय को बढ़ाना है, इनकम उनको बढ़ाना है, तो कृषि से धीरे धीरे क्या करें, अलाइड सेक्टर का भी विकास करते चले। उससे बहुत सारे फायदे हैं हमें। एक तरफ खाद्यान्न की आपूर्ति के साथ साथ क्या होंगे, रोजगार बनेंगे, और रोजगार क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री वाला एरिया इंडस्ट्री को बेस तैयार करेगा, इंडस्ट्रियल बेस भी तैयार करेगा। चलिए, तो प्रमुख पशु जो है हमारे बिहार में जिसका पालन किया जाता है, तो गाय है, आप जानते हैं, गाय बैल है। गाय बैल के अलावा भैंस है, गाय बैल के अलावा भैंस है, भैंस के अलावा कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन जिसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, कुक्कुट पालन भी एक प्रमुख क्या है, आपके पशुपालन के भाग आते हैं। सूअर भी पाला जाता है, कुछ क्षेत्रों में सूअर पालन हो रहा है, कुक्कुट पालन हो रहा है। इसके अलावा और किसको पालते हैं हम, तो मत्स्यन भी हो जाएगा, मत्स्यन, मत्स्यन या फिशरीज, मछली पालन। ये सारे प्रमुख क्या हैं, आपके पशुपालन है। यहां पर आप और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आजकल क्या हो रहे हैं, पीसी कल्चर हो रहा है, मधुमक्खी पालन हो रहा है। मधुमक्खी का पालन के अलावा आपका रेशम कीटों का पालन करते हैं, उससे भी औद्योगिक वस्तुएं मिलती है या उद्योग के लिए हमें कच्चे माल मिलते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से ये सारे पशुपालन है जो प्रयोग में बिहार में लंबे समय से पारंपरिक रूप से चलता रहा है। हाँ, एक तो छोड़ ही दिया, यदि ये नहीं लिखा तो फिर तो गड़बड़ हो जाती। एक क्या छोड़ दिया था हमने, बकरी बकरा पालन, बकरी पालन। तो बकरी पालन देखिए दुग्ध देगा, दूध के साथ साथ ये सारे जो प्रोडक्ट है हमें क्या देंगे, तो ये सारा आपको मांस उद्योग के लिए भोजन के भाग भी होते हैं। तो भोजन, अंडा भी मिलेगा, मांस मिलेगा, मछलियां होंगी, ये हमारा भोजन का भी भाग होता है, इसके लिए ही हम इसको पालते हैं। तो सोचिए कितना फायदा है यदि जानवर को हम पालते हैं। तो कल जाके सबको एक एक बकरी ले आना, ठीक है। आ जाओ, आगे बढ़ेंगे अब हम। आपका पशुपालन में बिहार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस पशु के द्वारा प्राप्त होती है। बिहार में जो हम सर्वाधिक दूध का उत्पादन प्राप्त करते हैं, दूध उत्पाद किससे प्राप्त करते हैं, सर्वाधिक दुग्ध उत्पाद किस पशु के द्वारा प्राप्त होता है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पाद हमें किस पशु के द्वारा प्राप्त होता है, ये बताइए आप लोग एक बार कमेंट में।
तो सबसे ज्यादा जो हम दूध का उत्पादन करते हैं वो दुग्ध उत्पाद करने वाले पशुओं की बात करें तो गाय दूध देती है, गाय के अलावा भैंस दूध देती है, भैंस के अलावा बकरी दूध देती है। तो ये तीन आपके प्रमुख क्या है, दुग्ध उत्पाद करने वाले पशु हैं। इसमें सबसे प्रमुख क्या है, सर्वाधिक दूध हमें किससे प्राप्त होता है, तो गाय से, उसके बाद दूसरे पर आपका भैंस आ जाएगा। लगभग कुल दुग्ध उत्पादन का 58.2% दुग्ध हम किससे प्राप्त करते हैं, गाय से करते हैं। और भैंस से कितने करते हैं, तो लगभग आपके 40%, 39.6% दूध किससे प्राप्त होता है, तो हमें किनसे हो जाता है। देखिए यहां टोटल जो दूध का उत्पादन होगा 8, इसके अलावा 17 और 9, 98% हम दूध किससे प्राप्त करते हैं जी, तो सिर्फ गाय और भैंस से 98%, और बाकी बकरी, सुअर, शेरनी, मोरनी जिससे भी दूध मिलेगा वो बहुत कम एरिया हो गया। ठीक है, आइए गायों की बात कर रही है, यह चर्चा हो रहा है गायों का, तो गाय पर एक लेख लिखो। बचपन में सबने लिखा था, चलो गाय पर लेख नहीं लिखाऊंगा। केंद्र सरकार की एक योजना है गोकुल ग्राम, देसी गायों के नस्ल को सुधारने के लिए, देसी गायों के जो नस्ल है उसको सुधारने के लिए, देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए, नस्ल सुधार करने के लिए क्या है, तो एक योजना है गोकुल ग्राम योजना। कौन सा, गोकुल ग्राम योजना, गोकुल ग्राम। तो बिहार राज्य में बक्सर जिले में डुमरांव में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। बक्सर जिले के कहां पर, तो डुमरांव में गोकुल ग्राम की स्थापना कहां की गई है, बक्सर के डुमरांव में, डुमरांव बक्सर में। और आप लोगों को पता है डुमरांव से एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ पैदा हुए थे, डुमरांव के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे शहनाई वादक, उनका नाम लिखिएगा कमेंट में। डुमरांव से ही आते थे एक प्रसिद्ध शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक जिनका जन्मस्थली क्या है, शहनाई वादक। शहनाई वादक क्या नाम था इनका, प्रमुख शहनाई वादक इनका नाम बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। प्रमुख शहनाई वादक कौन थे जिनका जन्म डुमरांव में हुआ था, जो डुमरांव से संबंध थे, ये आपको कमेंट में आंसर लिखना है सभी को। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम। बिहार में सर्वाधिक सुअर का पालन किस जिले में होता है, सबसे ज्यादा सुअरवा कहां पाला जाता है। देखो कुछ सुअर तो हम सेशन में भी हम लोग भी पालते हैं, ठीक है। अब बुरा मत मानना कोई बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो सेशन को बीच बीच में कभी कभी खराब करने पहुंचते हैं। और आज तो होली है, आज बुरा ऐसे भी नहीं मानना है आप लोगों को। चलो, तो बिहार में सर्वाधिक सुअर का पालन किस जिले में होता है, तो सर्वाधिक सुअर का पालन होगा हमारे बिहार प्रदेश में। कौन सा जिला, तो ये हो जाएगा आपका भोजपुर जिला। भोजपुर जिले में सर्वाधिक सुअर पालन किया जाता है। और ये मांस उद्योग के लिए सुअर का प्रयोग सबसे ज्यादा किस उद्देश्य से सुअर पालन किया जाता है, तो मांस उद्योग के लिए, मांस इंडस्ट्री के लिए सुअर पालन किया जाता है। और विशेष रूप से जो ये मांस है, ये मांस विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। सुअरों के मांस के भोजन पदार्थ के रूप में बिहार में और भारत में आम चलन अभी भी नहीं है। हालांकि दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा जो मांस उद्योग में चीजें लगती है वही भारत में नहीं चलती है। सुअर की बात करें या बीफ की बात करें, ज्यादातर बीफ और सुअर के ही मीट पसंद किए जाते हैं दुनिया भर में। लेकिन भारत में जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं रही है क्या, तो भारत में गौवंश को, हम गायों को क्या मानते हैं, या बीफ को, भैंसों को, तो वो गाय हमारी माता है वाली बात है। आइए इसके बाद हमारा है ये भोजपुर में मांस उद्योग हो गया। कौन सा जिला में है मांस उद्योग, तो भोजपुर जिले में हो जाएगा। इसके आगे चले हम, क्या है, तो आगे देखिए राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला कौन सा है। हमारे राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला जिला। तो सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिलों की मैं बात करूं तो यहां पर नंबर लिख लीजिए
3 जिलों के नाम याद रखने हैं। सबसे ज्यादा मधुबनी हो जाएगा, सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी करेगा। सेकेंड पे कौन सा हो जाएगा? सेकेंड पे ईस्ट चंपारण होंगे, आपके पूर्वी चंपारण जिला हो जाएगा, और थर्ड पे दरभंगा होंगे, थर्ड पे दरभंगा हो जाएंगे। और ये तीनों जिले मिलकर लगभग कुल मछली उत्पादन का 30% से ज्यादा मछली उत्पादन करते हैं बिहार प्रदेश में। मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देकर भी हम क्या कर सकते हैं? किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। और मत्स्यन को लेकर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है, नेशनल फिशरी पॉलिसी 2019-20। 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में मत्स्य का प्रयोग कर या मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर किसानों के अतिरिक्त आय के सपोर्ट करने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई थी। ब्लू इकोनॉमी एक टर्म यूज होता है आपका मत्स्य पालन के लिए। मछली पालन को हम क्या कहते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन भी जानते हैं। ब्लू इकोनॉमी का टर्म है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी किसको कहते हैं? तो जल पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है। तो समुद्री मत्स्यन को भी बढ़ावा देना है। मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए क्या बना है? मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नीति बनाई गई है, राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2019-20। चलिए इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक यहां पर क्या है, तो एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको देता चलूं। बिहार राज्य में मत्स्यन के उत्पादन के लिए, फिशरी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए और उसके व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है, जिसका क्या नाम है? तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्थापना के नाम, अब आपका अगला सवाल हो जाएगा शायद वो, बिहार प्रदेश में क्या है सवाल आपका? तो सवाल देख लीजिए आपका क्या है यहां पर, यह है आपका बिहार में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी संघ का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका फिशरमैन कोऑपरेटिव। क्या नाम है जी? ये नाम याद रख लीजिएगा, फिशरमैन कोऑपरेटिव। फिशरमैन कोऑपरेटिव नाम है इनका। फिशरमैन कोऑपरेटिव नाम से एक सहकारी संघ है जो कि बिहार राज्य में मत्स्य के उत्पादन को, उसके व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देती है। चलिए इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे हम। 1-2 सवाल और है आपका। राज्य में प्रमुख मछलियां कौन कौन सी है जिसका उत्पादन होता है? हमारे प्रदेश में कौन कौन से मछली के नस्ल हैं जिसका उत्पादन होता है? तू लोग सब जानता होगा कौन कौन सा मछली है। सब कोई कमेंट में बताओ तेजी से, कौन कौन से मछलियां हैं जिसका उत्पादन होता है? तो इसमें आप लोग तुरंत आंसर कर देंगे। रोहू होगा, रोहू, कतला, मांगुर, ये सारे प्रमुख मछलियां हैं जिसका उत्पादन होता है या मत्स्य पालन होता है बिहार में। कतला के बाद भाखुर भी होगा, एक और नाम याद रख लीजिए, भाखुर। यहां पर अब एक महत्वपूर्ण आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका जो मांगुर मछली है, ये बिहार का राजकीय मछली भी है। बिहार राज्य का राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर को ही राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त है। बिहार राज्य का राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर है। ये सारे प्रमुख मछलियां हैं और इसमें से कौन सी मछलियां आपको पसंद है? यदि आप मछली खाते हैं तो कमेंट में बताइएगा। आइए अगला सवाल आपका क्या है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिला। बिहार राज्य में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन से जिले में होती है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिला बताओ तेजी से बबुआ लोग, कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है? इसके आंसर के लिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पटना होगा, समस्तीपुर होगा, या फिर होगा आपका पटना होगा, समस्तीपुर होगा, या फिर होगा आपका दरभंगा। बताइए। सर्वाधिक मछली दुग्ध उत्पादक में आ जाएगा आपका पटना। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा होगा? पटना। और सबसे कम दूध उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक तो आपने लिखा, अब क्या करना है? सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सबसे कम दूध उत्पादन करने वाला जिला की मैं बात करूं तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में। शिवहर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? शिवहर हो जाएगा प्रमुख दूध उत्पादक जिला। अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल है। राज्य में, बिहार राज्य में
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 ईस्वी में 1983 में कॉम्फेड नाम से राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ का गठन किया गया। दुग्ध महासंघ का गठन किया गया था। यह भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कॉम्फेड का उद्देश्य क्या है या कॉम्फेड की स्थापना कब हुई थी 1983 में। इसके बाद यहां पर प्रश्न अगला क्या बनाया हमने, यह किस नाम से अपने दुग्ध के उत्पादों को बेचती है। यह अपने दूध, अपने दही, लस्सी, पनीर, पेड़ा, मावा इत्यादि किस नाम से बेचती है बिहार में। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। मैं बता दूं आपको इसका क्या हो जाएगा। तो ये अपने पूरे प्रोडक्ट किस नाम से बेचती है, सुधा के नाम से। आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। सुधा नाम से ये अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में उपलब्ध करवाती है आपके और हमारे लिए। सुधा के पेड़े, सुधा के लस्सी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, घी, छाछ, दही, दूध। तो ये था आपका बिहार में कृषि और कृषि के अलावा क्या था हमारा, तो एनिमल हस्बेंड्री इन बिहार। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये होली के दिन भी आपका क्या रहा होगा, सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। और जाइए अब होली मनाइए, बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाना है। हैप्पी होली सभी को वंस अगेन। कल मुलाकात होगी सुबह 9 बजे आप सभी बच्चों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।